नमस्कार। उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास जारी रखने से पहले मैं आप जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी कम दिखाई दे रही है तो आप जो है वीडियो पर क्लिक कीजिए। दाईं तरफ नीचे में एक गोल सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगी, चक्की की तरह। गौर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक तो दिखाई देगी और उस पर आप क्लिक करके 360 पर आप चयन कीजिए और मोबाइल को जो है लैंडस्केप में लंबा गड़े रख दीजिए एक जगह। उसको लेकर के मूव नहीं कीजिए, और मूव कीजिएगा तो आपको क्या है साउंड इको होगी और साउंड बार बार सुनाई देगी, और उससे बचना चाहते हैं तो आप एक जगह रख दीजिए। और सीधे आप जो है अगर एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे तो आपको जो है यह एप्लीकेशन में जो है वीडियो की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो है आप वहाँ से क्या कीजिए, वीडियो से बैक होना है। अगर सीधे आप डायरेक्ट बैक हो जाइएगा तब मोबाइल को आपको रिफ्रेश बटन दबा करके पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ेगा। और 1 तारीख से नया बैच जो है आरंभ होने जा रही है। जो भी आपके कलिंग हो या मतलब जो भी आपका जो है दोस्त हो, उनको आप क्या करेंगे, यह आप सूचना दे देंगे कि 1 तारीख से नया बैच आरंभ हो रही है। और जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वो अपना क्या करें, ज्वाइन कर लें। और फिर उसमें भी लेट करेंगे तो फिर यह क्लास बहुत जो है उसको छूट जाएगी। और शुरू से जो है अच्छी तरह से तैयारी करें। इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी घबराइए नहीं। जब वहाँ पर क्लास चलेगी तो वह क्लास का वीडियो जो है इसमें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे इस बैच में भी फिर आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पीछे देख चुके हैं वो अभी पुनः जो है अपना उस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगी। स्टडी मटेरियल्स जो है पहले से तो उसमें है ही, आप उसको भी पढ़ लेंगे। तो इस बैच वाले स्टूडेंट्स को डबल फायदा होने वाला है, और आप प्रत्येक बार कुछ न कुछ न्यू अपडेट जो है आपके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है बने रहिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। आपका टेस्ट सेशन में कुछ प्रॉब्लम है जो वह सॉल्व हो जाएगा। आज स्मूथली जो है देखे हैं कि टेस्ट का रिजल्ट जो है आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो आज की क्लास जो है कोलोन क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह PMEST पर है। इन दिनों आपके जो है आपका क्या है क्लास डिस्टर्ब हो गई। जब क्लास ले रहे थे अचानक जो है वाईफाई का तार का कनेक्शन काट दिया गया, कोई दुश्मनी से जो है काटा, और बहुत सारे लोगों का जो है यह वाईफाई कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया और आप लोग का क्लास भी बाधित हो गई। और वह ठीक किया गया, और उसके बाद जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण फिर जो है आपका 2 दिन क्लास बाधित हो गई, और अब क्लास आपको चलेगी। और जब क्लास बाधित रहती है तो आपका अनाउंसमेंट में रह जाता है, या तो लाइव क्लास सेशन में वहाँ पर कोई भी अपकमिंग नहीं शो करता है। अगर कोई अपकमिंग शो नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि क्लास आज नहीं चलेगी। इसके लिए कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की क्लास की ओर। आज की क्लास जो है PMEST पर आधारित है, और यह आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप आज की क्लास को आप नहीं देखेंगे और नहीं समझने का कोशिश करेंगे तो आप जो है क्लास को नहीं समझ पाएंगे, और कल जो प्रैक्टिकल क्लास मैं कराने वाला हूँ वह भी आप क्या करेंगे, नहीं आप पूरा का पूरा जो है यह देख पाएंगे, माने समझ पाएंगे। तो यह, और इसमें से लाइब्रेरी परीक्षा में जो है प्रत्येक बार 5-6 क्वेश्चंस रहता है, और वह क्वेश्चंस जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उसी तरह से जो है लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो है कोलोन क्लासिफिकेशन जो है वह भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उस चैप्टर में जो है कोलोन क्लासिफिकेशन में PMEST जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यह आप इसके बारे में पूरे जानकारी हासिल कीजिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ PMEST के राउंड्स आवर्तन की ओर।
यह पीएमईएसटी के जो है अवधारणा जो है आपको 5 मूलभूत अवधारणा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1939 ईस्वी में अपने कोलोन क्लासिफिकेशन के द्वितीय संस्करण में दिए थे, और उसमें सिर्फ जो है यह अवधारणा दिए थे। और इसके बारे में जो है पांचों जो है PMEST पर्सनैलिटी, P मीन्स पर्सनैलिटी, M मीन्स मैटर, E मीन्स एनर्जी, S मीन्स स्पेस और T मीन्स जो होता है टाइम। इसके बारे में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग जो है चतुर्थ संस्करण में कोलोन क्लासिफिकेशन के 1950 ईस्वी में दिया गया, और तीसरे संस्करण में कोलोन क्लासिफिकेशन में यह पीएमईएसटी की कोई अवधारणा नहीं है। तो अगर पूछ दिया जाए कि कोलोन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में पीएमईएसटी की अवधारणा का जिक्र नहीं किया गया है, तो प्रथम और तृतीय दोनों में जो है कोई भी इसकी अवधारणा का जिक्र नहीं है। और इसका जो है सबसे पहले मैं आवर्तन का बात करता हूँ, तो इसका जो है पर्सनैलिटी के जो है 3 आवर्तन होते हैं, P और 2P और 3P। और आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 5 मूलभूत अवधारणाओं में यह जो है पर्सनालिटी जो है सबसे कठिन और कॉम्प्लिकेटेड है इसकी पहचान करना। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो अवशेष विधि से। अवशेष विधि होता क्या है, जो पहले जो है इसको छोड़ करके बाद बाकी का चयन कर लीजिए, और जो बच गया वही क्या होगा, यह हो जाएगा। मतलब पर्सनालिटी को छोड़ करके MEST के चयन कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं आसानी से, और जो बच जाता है वो पर्सनालिटी होता है। तो पर्सनालिटी की पहचान जो है अवशेष विधि से करते हैं। और इसके 3 स्तर होता है, P, 2P और 3P। और P में कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, और 2P जो है आवर्तन P आवर्तन पर निर्भर करता है, और यह 3P जो है आवर्तन क्या होता है, 2E के बाद बिना योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद हो गया होगा, P आवर्तन में कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। 2P जो है इसके लिए आवर्तन P का होना अति आवश्यक होता है, और 3P के लिए क्या होता है, आवर्तन जो है 2E के बाद ही और बिना योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि P के जितने भी आवर्तन हैं इसमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसके बाद जो है मेटर दूसरा आता है, आवर्तन मेटर। मेटर मीन्स यह होता है पदार्थ, द्रव्य, और इसमें 3 स्तर हैं, M, 2M और 3M। M जो आवर्तन का स्तर जो होता है इसमें P का होना आवश्यक होता है, और जब तक P आवर्तन नहीं होगा तब तक जो है M आवर्तन का कोई अस्तित्व नहीं है। और 2M के लिए आवर्तन E के बाद ही इसका प्रयोग होता है, और 3M में आवर्तन 2E के बाद ही इसका प्रयोग होता है। तो आपको याद हो गया होगा, P में कोई योजक चिन्ह नहीं, 2P में जो है P आवर्तन का प्रयोग होता है, और 3P में 2E आवर्तन के प्रयोग होता है, इसमें किसी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। M स्तर में P स्तर का आवर्तन होना आवश्यक होता है। 2M में जो है E स्तर का जो है आवर्तन का होना आवश्यक होता है, और 3M में जो होता है 2E आवर्तन का होना आवश्यक होता है, और 2E के बाद 2P आवर्तन होगा तभी 3M का अस्तित्व होगा। और इसके बाद होता है एनर्जी का 2 स्तर होते हैं, E और 2M। E जो होता है आपको समस्या से संबंधित होते हैं, और 2E जो होते हैं आवर्तन समस्या के समाधान से संबंधित होता है, और इसके प्रयोग जो होता है E के प्रयोग के बाद होता है। जब आपको कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं, तो आपको याद रखना है, तो पहले समस्या आती है तब फिर उसका समाधान होता है। तो उसी तरह से E जो होता है समस्या से संबंधित होता है, और 2E जो होता है उस समस्या E को समाधान करने से होता है। तो पहले E आएगा आवर्तन तभी 2E का अस्तित्व होगा। मैं आशा करता हूं कि आवर्तन का यह 8वां आवर्तन जो होता है आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा जो है S और T का कोई आवर्तन नहीं होता है। तो ये अगर आपको पूछ दिया जाए कि कोलोन क्लासिफिकेशन के में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए 5 मूलभूत अवधारणा PMEST में जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, मैंने बता दिया था E। पहले भी पिछले क्लास में आप देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो वीडियो जो है फर्स्ट में जा कर के देख लीजिए।
और ई जो है सबसे पहले जो होता है समस्या से संबंधित होता है, और 2E जो होता है समस्या समाधान से संबंधित होता है। आपको याद हो गया होगा। मेरा काम है कि आप लोगों को पूरा याद करा देना, और आज की क्लास अगर आप अच्छी तरह से क्लास कर लेते हैं तो कल की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 8 आवर्तन को मेरे साथ आप फिर एक बार रिपीट कीजिए। पी जो होता है आवर्तन, यह पर्सनालिटी का सबसे पहला आवर्तन है और इसमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और 2P जो होता है पर्सनालिटी का दूसरा आवर्तन होता है और इसमें जो होता है P आवर्तन का प्रयोग होता है और कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और 3P जो होता है यह पर्सनालिटी का तीसरा आवर्तन है और इसमें जो है 2E का आवर्तन होना आवश्यक है और उसके बाद ही जो है 3P का प्रयोग होता है और इसमें भी कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और M जो होता है आवर्तन, इसमें जो है P आवर्तन का होना आवश्यक होता है और 2M जो होता है आवर्तन, इसमें E आवर्तन के स्तर का होना आवश्यक होता है और 3M जो होता है इसमें 2E आवर्तन के बाद ही इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद एनर्जी के 2 आवर्तन होते हैं E और 2E, और E जो होता है समस्या संबंधित होता है और 2E जो है समस्या का समाधान से संबंधित होता है। और समस्या के समाधान के लिए 2E के आवर्तन में जो है E आवर्तन का होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, और आपको अगर नहीं हुई है तो वीडियो को 2 बार 3 बार अवश्य देख लीजिए। अब जो है उसके बाद स्तर, अभी तो ये आवर्तन था, अब उसके बाद स्तर। लेकिन स्तर से पहले मैंने आपको बता दिया कि स्पेस का जो है क्या होता है, कोई भी आवर्तन नहीं होता है और स्पेस के लिए डॉट का चिन्ह होता है। और इसके बाद होता है टाइम, और टाइम के लिए पहले क्या था, डॉट चिन्ह का प्रयोग किया गया था, फिर उसको जो है 6th एडिशन के रीप्रिंट वर्जन में क्या कर दिया गया, उसको बदल करके ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर दिया गया। जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, इस तरह से होता है ऊपर में, और इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, नीचे में होता है, इस तरह से नहीं। तो यह जो है 6th रीप्रिंट एडिशन में इसका प्रयोग किया गया। अब जो है स्तर, फंडामेंटल देख लीजिए इसमें, और सिंबल जो होता है आप तो जानते हैं, पर्सनालिटी का कॉमा और उसके बाद मैटर का सेमी कोलोन, एनर्जी का कोलोन, और फिर जो होता है स्पेस के लिए डॉट और टी के लिए क्या होता है, डॉट पहले, और अब क्या होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो अब इसमें भी जो है लेवल में भी तीन फंडामेंटल का लेवल होता है, पर्सनालिटी का, स्पेस का और टाइम का। इसमें जो है मैटर का और एनर्जी का कोई भी लेवल नहीं होता है। और इसका जो है 3 स्तर होते हैं। P1 जो है मुख्य वर्ग के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए पर्सनालिटी में योजक चिन्ह का प्रयोग किस में होगा, हमेशा याद रखना है। ये योजक चिन्ह का प्रयोग जो होता है स्तर में होता है, न कि आवर्तन में होता है। आवर्तन में कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो आपकी पहचान करते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आवर्तन में कोई योजक, चाहे कोई भी आवर्तन हो, पर्सनालिटी का हो, मैटर का हो या एनर्जी का हो, उसमें कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन लेवल में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो P1 जो होता है मुख्य वर्ग होते हैं और इसमें योजक चिन्ह का किसका, कॉमा का प्रयोग होता है। और P2 जो होता है इसका प्रयोग भी कॉमा से ही होता है और वह सेकंड लेवल का क्या है, पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी थर्ड जो होता है इसके लिए सेकंड लेवल की पर्सनालिटी का होना आवश्यक है। और P4 के लिए थर्ड लेवल की पर्सनालिटी का होना आवश्यक होता है। और सभी में कोलोन मतलब क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग कॉमा का होता है। तो आपको याद हो गया होगा पर्सनालिटी के कितने स्तर होते हैं, 4। और ये P1 में जो होता है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और P2 में भी योजक चिन्ह कॉमा का प्रयोग होता है। P3 में P2 स्तर का होना आवश्यक होता है और P3 में जो होता है P2 स्तर का होना आवश्यक होता है। आपको याद हो गया होगा। अब जो है देख लीजिए मैटर और एनर्जी, इसमें किसी प्रकार का जो है स्तर नहीं होता है। अगला जो है स्पेस में भी 4 स्तर होते हैं। S1 जो होता है देश, शहर, राज्य इत्यादि आदि के लिए होता है, जो स्थान से संबंधित होता है। और S2 जो होता है मतलब S1 जो होता है आर्टिफिशियल,
बनावटी जो बनाया गया है उससे संबंध रखता है, और H2 जो होता है नेचुरल से संबंधित होता है, इसको याद रखना जरूरी है। और H3 जो और H4 जो होता है वह स्तर जो है H1 H2 पर डिपेंड करता है। तो यह आपको याद हो गया होगा। अब जो है टाइम का 2 स्तर होता है, T1 और T2। T1 जो होता है आपको जो होता है लंबा समय तक चलने वाला होता है, जो बहुत लंबा समय के बाद क्या होता है बदलता है। तो यह होता है T1 को। और T2 जो होता है जो क्षण भर में बदल जाता है। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि बादल की तरह तुम भी तो बदल नहीं जाओगे, नहीं। तो यह T2 जो होता है जो क्षण भर में या कुछ ही दिनों में बदल जाता है, तो उसके लिए T2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे शरद हो गया, बसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, ऋतु हो गया, अर्थात जो पृथ्वी पर परिवर्तनीय योग होता है। मैं आशा करता हूं कि यह आपको आवर्तन और यह स्तर सभी समझ में आ गए होंगे। और आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को 3 बार 4 बार जितने बार भी हो देखिए, आपको कोई पैसा नहीं लगता है। एक बार कहिएगा सर पैसा तो लग गया, तो एक बार लग गया आपको, ये बहुत मिनिमम चार्ज है। जो उतना में क्या हो रहा है, मेरा मेहनत और क्या कहते हैं मेरा जो खर्च है वो भी ऊपर नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि आपकी सफलता। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, इस पर समझ लीजिए। 5 मूलभूत श्रेणियों पीएमएसटी में स्वतंत्र श्रेणियाँ स्पेस और टाइम है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है। जो मतलब यह स्पेस और टाइम मतलब स्वतंत्र है, बाद बाकी जितने भी हैं वह स्वतंत्र नहीं है। 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएसटी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है एनर्जी होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो शरीर में एनर्जी जो है होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वह आपके काम को क्या करता है एक्टिव कर देती है, नहीं। तो यह उसी तरह से यह कोलोन क्लासिफिकेशन में भी पीएमएसटी के 5 जो अवधारणाएं हैं उसमें एनर्जी का जो है सबसे क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। अगला है 5 मूलभूत श्रेणियों पीएमएसटी में व्यक्तित्व की पहचान किस विधि से करते हैं। तो आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ। अवशेष विधि मतलब पर्सनैलिटी को छोड़ करके सब विधि को आप चयन कर लीजिए, और जो बच जाएगा वह पर्सनैलिटी होगा। और 5 मूलभूत श्रेणियों में स्पेस के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, यह स्पेस के लिए। और 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डॉट का प्रयोग होता है। किसका होता है, यहाँ पर डॉट का प्रयोग लिखेंगे। और टाइम के लिए होता है आपको क्या होता है कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इसको गलत कर लीजिए। और अगला है 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी को उक्त या खंड या वाक्यांश कौन मानते हैं, तो बीसी विक्री। और 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी को पक्ष शब्द के समानार्थक किसे मानते हैं, तो डीजे फॉस्केट। ये सब पूछता रहता है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने के अनुसार 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी में पहचान करना सबसे कठिन किसका है, तो व्यक्तित्व का। कोलोन क्लासिफिकेशन में विषय का आधार सुनिश्चित कौन करता है, तो पर्सनैलिटी। और कोलोन क्लासिफिकेशन में 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी का स्थान क्या है, तो इसमें जो है मुख्य वर्ग है। और कोलोन क्लासिफिकेशन के 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी के लिए समस्या और समाधान के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऊर्जा के लिए। तो इसमें जो होता है 2 आवर्तन है, ई और 2E। तो ई जो है आपको क्या होता है समस्या से संबंधित होता है, और 2E जो होता है समस्या समाधान से संबंधित होता है। कोलोन क्लासिफिकेशन के 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी में गहन वर्गीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पदार्थ का, मैटर का। कोलोन क्लासिफिकेशन के 3य संस्करण में सभी अभिन्नत अंक विधि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पक्ष सूत्र का, फेसेट फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। अवशेष की विधि का संबंध किससे है, तो वर्गीकरण प्रणाली से अवशेष के विधि का संबंध होता है। पीएमएसटी के लिए अलग योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया गया, तो कोलोन क्लासिफिकेशन के 4थे संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए कोलोन, सेमीकोलोन, कॉमा, ये डॉट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सभी का प्रयोग किया गया। और पीएमएसटी की मान्यता कब मिली, तो 1944 ईस्वी में ही इसके यह मान्यता मिली थी। और पीएमएसटी की अवधारणा कब दिया गया था, तो कोलोन क्लासिफिकेशन के 2य संस्करण में इसकी अवधारणा दिया गया था, और यह क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है।
और 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। किस संस्करण में? तो कोलन क्लासिफिकेशन के द्वितीय संस्करण में किया था। और 5 मूलभूत श्रेणियों में पीएमएसटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे वर्ल्ड में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और पूरे विश्व में जो है जितने भी लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है अपना इंडिया का कोलन क्लासिफिकेशन है। यह इसके अलावा यूडीसी और डीडीसी भी है, लेकिन अपने यहाँ का जो भी काम होता है इंडिया का नीट एंड क्लीन होता है। और यह हर क्षेत्र में, शायद यह मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में इंडिया इज़ द बेस्ट, है ना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसमें जो है 5 श्रेणियाँ में मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको वैसे पहले भी से याद हो चुका है कि पर्सनैलिटी के 3 आवर्तन होते हैं और 4 स्तर होते हैं। और मैटर के 3 आवर्तन होते हैं, 0 स्तर होते हैं। और एनर्जी के 2 आवर्तन होते हैं, 0 स्तर होते हैं। स्पेस के जो होते हैं कोई आवर्तन नहीं होता है। और इसमें भी 4 स्तर होते हैं। और टाइम में भी कोई आवर्तन नहीं होता है और इसके 2 स्तर होते हैं। तो ऐसा कौन सा मूलभूत श्रेणियाँ हैं जिसका सिर्फ 2 स्तर होता है? तो टाइम का। किसका 4 स्तर होता है? तो पर्सनैलिटी और स्पेस का। किसका 2 आवर्तन होता है? तो किसका होता है? एनर्जी का 2 ही आवर्तन होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो परीक्षा में कैसा भी घुमा के पूछेगा तो आप पूरा का पूरा जवाब अवश्य दे दीजिएगा। स्थान एकल तालिका विश्लेषण। स्थान एकल तालिका विश्लेषण जो है, अब इसके बारे में देखिए, क्लासिफिकेशन का अब मेन पार्ट जो है आपका शुरू हो रहा है। ये जो है उसको 5 प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है साम्राज्य, एम्पायर्स को, इसके लिए कोड क्या दिया गया? 1। दूसरा जो है मंडल के अनुसार, जोन के अनुसार, इसका कोड 2 है। और दिशा अनुसार, बाय ओरिएंटेशन के अनुसार 3 है। प्रभुत्व संपन्न संगठन, नियर सब रीजन के अनुसार 4 है। और विषय अनुसार, फॉर्मेशन बाय सब्जेक्ट के अनुसार 5 है। ये 5 को आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में मैं डिटेल से बता रहा हूँ। और जब आप थ्योरी तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो इसी का आवश्यकता पड़ेगा। वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए इसका क्या है? स्पेस आइसोलेट जो है 1 है। और एम्पायर्स के लिए क्या है? स्पेस आइसोलेट 1 से 0 तक रखा गया है। और रोमन के लिए क्या है? तो 1 से 52 है। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 1 से 56 है। और अटलांटिक कंट्रीज के लिए 16 है। और मेडिटेरेनियन कंट्रीज, भूमध्य सागरीय देश के लिए 161 कोड है। ये कोड सबको याद रखना पड़ेगा। और बाल्टिक कंट्रीज के लिए 167 है। और पैसिफिक कंट्रीज के लिए 17 है। और बाय जोन के लिए 19 है। और इक्वेटोरियल के लिए 191 है। और ट्रॉपिकल के लिए 192 है। टेम्परेचर के लिए 195 है। और आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय के लिए 198 है। इसको याद करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन बार बार जो है आप इस पर अगर फोकस डालेंगे तो याद हो जाएगी। क्योंकि आप जो है बरदराज का जो है हिंदी में एक स्टोरी पढ़े हुईएगा, रसरी आवत कत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। तो वही जो है आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है यह कोड सभी याद हो जाएगा। बाय ओरिएंटेशन, दिशा अनुसार के लिए 19A। और ईस्ट पूर्वी के लिए 19B। और साउथ दक्षिण प्रदेश के लिए 19G। और वेस्ट प्रदेश के लिए 19M। और उत्तरी प्रदेश के लिए 19S। और लगभग प्रभुता संपूर्ण संगठन के लिए 1A। और लीग ऑफ नेशंस एरिया, राष्ट्र संघ के क्षेत्र के लिए 194। और यूनाइटेड राष्ट्र के लिए 1948। और कॉमनवेल्थ एरिया के लिए 148। और बाय सब्जेक्ट, विषय अनुसार के लिए 1A का। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो अंग्रेजी बोलता है जिस देश में, उसको किस पर? तो 1P
111 कोड दिया गया और मुस्लिम देशों के लिए 1Q7। खास करके यह याद रखेंगे, यह ज़्यादा परीक्षा में पूछता है ना। तो इसमें कुछ ही जो है ज़्यादा पूछने वाला है और आप अपने जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पूछ सकता है ज़्यादा। लेकिन ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए, इस्लामी देश के लिए कोड क्या है? IQ7 है। अगला है विभाजन अंक। अब जो है महाद्वीप को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया, जिसमें एशिया का कोड 4, यूरोप का 5, अफ्रीका का 6, अमेरिका का 7 और ऑस्ट्रेलिया का 8। और इंडिया जो है किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप। अब देख लीजिए, यहीं से खेल शुरू हो जाएगा आपका। तो एशिया का कोड क्या है? 4 है, नहीं? तो एशिया में जो है आप देख लीजिए। अब जापान जो है कहाँ? एशिया में। तो ये उसके लिए 4 और जापान का कोड 2 हो गया, तो ये 42 हो गया। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो 43 हो गया। यहाँ पर 4 जो है एशिया को और 3 जो है साउथ ईस्ट पार्ट को बताता है। आप ऊपर में पढ़ चुके हैं, देखिएगा। साउथ ईस्ट के लिए मैंने बताया था, तो ऊपर में जो है आप देख लीजिएगा कि साउथ ईस्ट के लिए तो वह जो है आपको क्या होगा, आपको इस तरह से याद रखेंगे। तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए क्या हो गया? 4-3। इंडो चाइना के लिए 4-3-1 और अमेरिका के लिए 7, यूनाइटेड स्टेट के लिए 7-3। तो ये 7 जो है आप देख लीजिए किस में? अमेरिका का है ना, तो ये अमेरिका के लिए हो गया। तो आप आंख बंद करके जो है इसी से पकड़ लीजिएगा कि 4 जो रहेगा तो अवश्य किसका होगा? एशिया का होगा। 7 होगा तो किसका होगा? अमेरिका का होगा। 8 से शुरू होगा या 8 होगा तो ऑस्ट्रेलिया का होगा, और 6 होगा तो अफ्रीका का, 5 होगा तो यूरोप का। तो ये इस पार्ट को खास करके याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको याद रखिए, आगे जो है अपने आप जो है रास्ता खुल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए 8, सिक्किम जो है किसका पार्ट है? 44973 का। नेपाल जो है 44974 हो जाएगा। नेपाल भी किसका? देखिए इंडिया का ही पार्ट है एशिया में, और एशिया का हो गया इंडिया, और इंडिया का ही अंग कौन है? नेपाल। वह अलग देश बन गया, पहले जो है इंडिया का ही अंग था, और फिर आने वाला दिनों में अवश्य वह फिर बन जाएगा। तो वह जो है इसके लिए 44, जिसमें 4 हो गया एशिया, या 4 हो गया इंडिया, और 97 4 हो गया आपको नेपाल का। तो ये पूरे का पूरा कोड हो गया 44974 नेपाल का। और सेलोन के लिए हो गया 4498। ये सब जितने भी हैं सब एशिया में पड़ता है। इसी तरह से एशिया का और भी देशों का आप कोडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान भी एशिया में है, लेकिन वह मुस्लिम कंट्री है, इसलिए क्यू जो है इसमें क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। मैंने ऊपर बता दिया हूँ क्यू जो होता है इस्लामी देशों के लिए कोडिंग किया गया है। और इंग्लैंड के लिए 561, और कनाडा के लिए 72, न्यूयॉर्क के लिए 731। आप आसानी से आप जो है स्टडी मटेरियल्स में पढ़ करके उसको क्या कर सकते हैं? अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब भारत तथा भारत के राज्यों के लिए, तो इंडिया के लिए देख लीजिए 44। इसमें 44 में 4 जो हो गया एशिया हो गया, और ये 4 जो हो गया इंडिया हो गया। तो दोनों को मिला करके 44 क्या हो गया? भारत का कोड हो गया। साउथ स्टेट के लिए 44-1 हो गया। भारत का जितने भी दक्षिणी राज्य हैं उसके लिए 44-1 कोड है, और उत्तरी पश्चिमी राज्य के लिए 44-4 है, और उत्तरी भारत के लिए 44-5 है, और पूर्वी राज्य के लिए 44-7 है, और तमिलनाडु के लिए 44-11 नया है, जो 1956 के बाद जब राज्यों का संगठन हुआ उसके बाद, नया गठन के बाद। और 44-1-11 जो है 1956 से पहले इसका कोडिंग था। केरला के लिए 44-12, और कर्नाटक के लिए 44-13, और उसका जो है पहले का नाम मैसूर था, तो उसका नाम ये पहले कोड क्या था? 44-24 था। जितने भी स्टार मारा गया है वह पहले का है। और आंध्र प्रदेश के लिए 44-16 है, जिसमें 44-18 पहले का कोडिंग है। बॉम्बे के लिए 44-31, महाराष्ट्र के लिए 44-35, पंजाब के लिए 44-36, गुजरात के लिए 44-36, राजस्थान के लिए 44-37, और पंजाब के लिए 44-43, और हिमाचल प्रदेश के लिए 44-45।
और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4447, इसी तरह से उड़ीसा के लिए 4471, और यह 4454 जो है पहले का है। दिल्ली के लिए 4481 और यह पहले का है 4451, उड़ीसा के लिए 4454 और यह 1936 पहले का है, और मध्य प्रदेश के लिए 4456 और बंगाल के लिए 4462 और बिहार के लिए 4473 नया है, और 1936 जो है पहले का है, क्योंकि 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। बंगाल जो है वेस्ट 74, 4475 और पंजाब स्टेट के लिए 443691 है। प्राकृतिक के लिए एकल अंकन विभाजन, अब देख लीजिए, लेक जो है प्राकृतिक के लिए 54 और माउंटेन के लिए 2, फॉरेस्ट के लिए 124, वैली घाटी के लिए 16, रिवर के लिए 6 और डेल्टा के लिए 137 और हाइड्रोस्फीयर जल मंडल के लिए 5। तो थोड़ा ये तो है कॉम्प्लिकेटेड, आपको कोड को याद रखना, लेकिन बार बार जो इसको पढ़िएगा ना तब अवश्य कोड याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो यह प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट जो है आपको यह अवश्य जो है निपुण कर देगा आपको इसमें। आइए जो है आपको स्टार जितने भी उसमें मारे थे वह 1956 से पूर्व नाम, उनकी प्रतीक और संख्याएं थी, तो आप वो समझ जाइएगा कि ये स्टार जितने पर भी मारा हुआ है यह पहले का क्लासिफिकेशन कोडिंग था। अब जो है इसके अलावा देख लीजिए ईसा पूर्व काल कर्मिक समय काल, तो काल कर्मिक में जो है 9999 बिफोर क्राइसिस BC से पूर्व तक को क्या कहते हैं A, और 9999 से 1000 तक BC को B, और 999 से 1 BC तक को कोडिंग क्या कर गया C। तो BC को 3 भागों में बांटा गया A, B, C में, और ईस्वी सन समय में इसमें अगर 1 घटा देते हैं तो उसका एक्चुअल जो है मैं आगे बताने वाला हूं। और ईस्वी सन समय अवधि में 1 से 999 AD को D से डिनोट किया गया, और 1000 से 1099 ईस्वी को AD को E से, 1100 से 1199 माने 12वीं शताब्दी हुआ या उसको F से। अगर इसमें आपको पूछ दिया जाए कि आपको 11वीं शताब्दी के लिए काल अनुक्रमण जो है ईस्वी का सन समय अवधि चिन्ह जो है क्या है, टाइम आइसोलेट क्या है, तो इसका क्या होगा E होगा। और 1200 से 1299 तक के लिए G है, 1300 से 1399 तक के लिए H है, और 1400 से 1499 तक के लिए I है, 1500 से 1599 तक के लिए J है, और इसी तरह से 1600 से 1699 तक के लिए K है, और ये नहीं है 1700 से 1799 तक के लिए L, 1800 से 1899 तक के लिए M, और 1900 से 1999 तक के लिए N, और 2000 से 2099 तक के लिए P। अभी कौन सा है ईस्वी है, 21वीं शताब्दी है, तो इसके लिए अभी 21वीं शताब्दी के लिए P। जैसे मान लिया जाए अगर किसी को पूछ दिया जाए कि किसी का जन्म जो है 2000 ईस्वी में हुआ, तो इसके लिए कोडिंग क्या होगा, P00 हो जाएगा। 1947 के लिए कोडिंग क्या होगा, तो 1900 के लिए N है, तो N47 हो जाएगा। 21वीं शताब्दी के लिए Q, और 22वीं शताब्दी के लिए माने 13वीं शताब्दी के लिए R, 14वीं शताब्दी के लिए S, और 25वीं शताब्दी के लिए T। तो इसको तो आप अल्फ़ाबेटिकल जो है आप बैठा दीजिएगा तो ये याद आसानी से हो जाएगा। केवल आपको 19 को N और केवल O नहीं है, इसको याद रखना है। अल्फ़ाबेटिकल में O N के बाद P है, O नहीं है। 25वीं शताब्दी में U, 26वीं शताब्दी में U, 27वीं शताब्दी में जो है V का प्रयोग, और 28वीं शताब्दी में W, 29वां में X, 30वां में YA, और 30वां से 31वां मतलब 31वां में YB। इसके बाद वालों के लिए क्या कर दिया गया है, Y5 का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ईसा पूर्व वर्ष का अंकन किस प्रकार करते हैं। सामान्यतः इस ईसा पूर्व प्रत्येक अंकों में से C में 999 में 1 को BC का प्रयोग किया जाता है। इस अवधि के वर्ष अंकन में 1 घटा देते हैं। जैसे देख लीजिए 1 BC बराबर C 999 में 1 को घटा दिए तो C 998 हो गया, और 100 BC के लिए C 999 में से 100 को घटा दिए तो क्या हो गया, C 999 हो गया। ईस्वी सन अवधि में वर्ष दशक आदि का अंकन ईस्वी सन के अंतर्गत D से जो है स्टार्ट हुआ है, और ABC जो है बिफोर
मतलब ईसा मसीह से पहले का है, और डी के बाद जो है Y5 तक का जो है ईसा मसीह के बाद का है। तो 1 AD के लिए D001, 100 AD के लिए D100 और 455 AD के लिए D455 होगा। इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि 999 AD के लिए क्या हो जाएगा, तो D 999 हो जाएगा। अब D60 शताब्दी, 7वीं शताब्दी का पहला दशक बताता है, माने ये है ना 60 के बाद क्या होगा 70 तक, तो 7वीं शताब्दी का हो गया। और 61 जो है 7वीं शताब्दी का दूसरा दशक हो गया, मतलब यह 62वां जो आने वाला है। तो अब ये 62वां में जो है तीसरा दशक हो जाएगा, इसको समझना है। देखिए 6 जो है 7 से पहले आता है, इसलिए वो 7वीं शताब्दी हो गया। और वह दशक जो है 1, 2, 3 के अनुसार उसको क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पर E जो है 100 से 199 के लिए, H जो है 13 से, जो ऊपर मैं आपको कोडिंग बता दिया हूँ, और N जो है 1900 मतलब 20वीं शताब्दी के लिए। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो यही है, आप इस कोड को याद रखेंगे और आपको आसानी से, देखिए 1915 के लिए क्या होगा, N15 होगा, और 1910 से 1919 के लिए N1 हो जाएगा। ऐसी में जो है 2 सेकंड मतलब तीसरा शताब्दी के लिए 1921 हो जाएगा, और छठा शताब्दी के लिए क्या हो जाएगा 1950 से 1959 हो जाएगा, और 157 जो है यह 1957 का हो जाएगा। तो यह आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। अंतिम प्रभावी दशक, कुछ वर्गों में अंतिम प्रभावी दशक लगाने का निर्देश मिलता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष को 5 भागों में बांट दिया गया है 20-20 वर्षों पर। तो ये पहला जो होता है, यह पहला जो आपको बता दिए हैं, यह क्या है, यह N 1910 से 1919 के लिए पहला शताब्दी, और उसी तरह से 21 से 39 माने 40 तक के लिए क्या होगा, माने 20 से 39 तक के लिए दूसरा, और ये 40 से 59 के लिए तीसरा। इस तरह से जो है आपको शताब्दी हो जाएगा। और उसमें जो वर्ष 2 अंक का होगा तो वह सीधे उसको क्या करना है, N या P या Q या R या जिस तरह से आपको रख देना है। तो यहाँ पर आप अगर N3 1920 से 1939 के लिए, N5 1940 से 1959 के लिए, N7 1960 से 1979 के लिए, N9 1980 से 1999 तक के लिए प्रयोग करता है। बहुत आसान है समझना, आप आसानी से समझ सकते हैं, केवल आपको ध्यान देना है। आप 4 बार 5 बार वीडियो को देखिएगा और ये स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा तो ये कोड याद हो जाएगा। और कल तक आप अवश्य याद कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगे, कल का जो है क्लास में डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसलिए मैं हो सकता है कि कल का क्लास में थ्योरेटिकल मैंने प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, कल का थ्योरेटिकल हो जाए, लेकिन परसों का प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्योंकि परसों जो है कुछ टेक्नोलॉजी आपके सामने में होगी जो आपसे जो है डायरेक्ट जो है आपसे मैं ये बात भी कर सकता हूँ और आपका चैटिंग का भी जवाब दे सकता हूँ। तो हो सकता है, और ये प्रैक्टिकल के लिए क्या है, इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए परसों से हो सकता है यह थ्योरेटिकल ये प्रैक्टिकल क्लास चलेगी। कल होगा आपका थ्योरेटिकल क्लास चलेगी, इसी का जो है अगला पार्ट हो सकता है। तब तक के लिए आपको 48 घंटा का समय भी मिल जाएगा। इस पार्ट को समझने के लिए आप आसानी से अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं और आप मेहनत कीजिए। देखिए, एक गुरु जो होते हैं सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, मेहनत आपके, मार्गदर्शन मेरा है। आप जितना मेहनत करेंगे आप अवश्य सफल होंगे। मेरे मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको मैं इतना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हूँ जो आप पढ़ेंगे तो आप पूरे को जो है कंप्लीट करने में आपको यह 3 से 4 महीना लग जाएगा। और आपके लिए टाइम ही टाइम है। खास करके इस बैच में B1 बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं, मैं आशा करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो है नौकरी पक्की। अगर ये सरकार की नीयत अगर ठीक रहेगी तो आपकी नौकरी पक्की। ये मुझे अपने जो है हट गवा दे रहा है, मैं आशा करता हूँ बस। लेकिन ये इतना से नहीं होगा, ये तभी हो सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा। अगर आपके आगे में भोजन निकाल करके दे दिया जाए, भोजन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, पेट भरेगा नहीं ना। उसी तरह से यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये नहीं कि सर जी बोल दिए, ये सर का आशीर्वाद जो है मुझे लग जाएगा। तो मेरा भी आशीर्वाद तभी लगेगा जब आप मेहनत कीजिएगा।
और B2 में भी जो अभी जो है शुरू में जो बैच ज्वाइन कर लेंगे वह भी सक्सेस करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को अवश्य नोटिस कर दीजिए कि वह जल्दी से जल्दी जो है यह बैच में ज्वाइन कर लें और वो अपना पेमेंट किसी भी माध्यम से गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, भीम, अमेजन किसी भी माध्यम से या नहीं तो एप्लीकेशन के बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आज की क्लास जो है आप लगभग पूरे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को आप बार बार देखिए, स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए और मॉक टेस्ट को दीजिए, क्विज डेली क्विज को। और मैं बता दिया हूं कि डेली क्विज जो है अब डेली क्विज सेशन में नहीं रहेगा, अब आपको मॉक टेस्ट के बगल में जो क्विज है उसी में ही रहेगा। वैसे आप डेली क्विज पर भी क्लिक करके देखेंगे, क्योंकि क्विज वाला सेशन में मेरे लिए सहूलियत है, उसमें मैं आसानी से आपको क्विज ले सकता हूं। डेली क्विज वाला में मुझे जो है आधा से 1 घंटा का समय बर्बाद हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है डेली क्विज के लिए मॉक टेस्ट के बगल में क्विज जो है उस पर क्लिक करेंगे और कल से यह शुरू हो जाएगी। और आपका टेस्ट और डेली क्विज जो है प्रत्येक दिन सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाता है। 7 बजे का टाइम को मैं चेंज कर दिया हूं, आप 6 बजे से आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।